23 of April, we start our Hindu discussion. पहले जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ है, कोई रिलेटेड न्यूज़ नहीं, सब ऑक्सीजन जो शॉर्टेज हो रहा है उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और इंडिया में 3.32 लाख केसेस कल मिले हैं, ये पहले पेपर पे न्यूज़ है। अब सभी को मतलब 28 तारीख से सबको मतलब जो भी एडल्ट है मतलब 18 दवा में उनको वैक्सीन मिल सकती है। तो इसमें फ्रंट पेपर पे यही न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ भी कोविड से ही रिलेटेड सारा पेपर में न्यूज़ है। फिर सप्लाई टू द दिल्ली ऑक्सीजन कॉरिडोर डेवलप करना चाहिए कि जो जैसे कॉरिडोर होते हैं ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री दूसरी कंट्री में, तो ऐसा कोई कॉरिडोर डेवलप करना चाहिए। तो फ्रंट पेपर में कोई भी रिलेटेड न्यूज़ नहीं है जो यूपीएससी से रिलेटेड है। फिर जॉइंट हैंड टू डिफीट द वायरस, मतलब कि सब स्टेट को एक साथ आना चाहिए, सब कंट्री को एक साथ आना चाहिए कि डिफीट करने के लिए वायरस को। तो जॉइंट हैंड टू डिफीट ए वायरस, फ्रंट पेपर पे यही न्यूज़ है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सीधे हम आते हैं एडिटोरियल पे। पहला जो एडिटोरियल आता है रिलेटेड टू हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, मैंने कल भी बताया था आर्टिकल 224A। इसमें क्या होता है, एडॉक जज अपॉइंटमेंट किए जा रहा था हाई कोर्ट के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके वो केसेस मतलब पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं पर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है जल्दी से, तो क्या था आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 224A क्या बोलता है कि आप एडहॉक जज, कोई भी मतलब जो जज के क्वालिफिकेशन से मतलब जैसे जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, कोई रिटायर्ड जज है, उसको दोबारा से टेम्परेरी अपॉइंटमेंट दे दिया जाए जब तक केसेस की मतलब कि जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वो जब तक कम ना हो जाए टेम्परेरी बेसिस पे। तो उसी पे ये आर्टिकल आया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर दूसरा आर्टिकल आया आपका मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि चेक लीगलिसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लिखा है प्रशांत भूषण ने, तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल रिलेटेड टू चौक। चौक किस चीज़ का हो रहा है, मतलब कि सेकेंड वेव आ गई है, मेडिसिन नहीं है, उसके बाद बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो उसी से रिलेटेड है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। जो ओपिड पेज पर आर्टिकल आता है इलेक्शन कंपेज टू बी मेड वर्चुअल, मतलब कि ई अभी क्या हो, सब इलेक्शन की जो रैलीज हैं वो कैंसिल्स हो गई हैं, तो इसमें क्या बात हो रही है कि जो इलेक्शन कंपेज है वर्चुअली की जाए, तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो पढ़ने के लिए आर्टिकल आज आया वो है मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल, कि मतलब सब एजुकेशन को पा सकें, ऐसा एजुकेशन को बनाया जाए। तो उससे हम कैसे कर सकते हैं एजुकेशन, इसके लिए मैंने आंसर राइटिंग भी हमने की है, वो चेक करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हैं और इसमें सजेशन क्या दिए गए हैं। जैसे आपने देखा पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट, वो बहुत कम है इंडिया में, बहुत ही इवन 24 to 25% इन द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट इन अर्बन एरिया में है, और लेस देन 14% जो पेनिट्रेशन है इंटरनेट का वो है आपका रूरल एरिया में। तो आप कैसे एक्सेस दिलवा सकते हैं सबको एजुकेशन ऑनलाइन, ई टेलीकॉम कैसे आप कर सकते हैं, मतलब कि ई एजुकेशन को कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं बाय द ऑथर, मैं आपको देता हूँ। जिसमें बताया कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया 50%। देखो 50% है, पर मैंने बोला कि प्रॉपर जो इंटरनेट मिल पाता है वो बहुत कम मिल रहा है। इवन पुअर कनेक्टिविटी है, जिनके पास है उनके पास पुअर कनेक्टिविटी है। तो एक तरह से रूरल एरिया के लिए तो ये एस्पिरेशन ही है, मतलब एक तरह से इंटरनेट ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ना, उनको तो पता भी नहीं है कैसे चीज़ों को कर रहा है। विलेज गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, मतलब कि जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो स्कूल्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं है, मोबाइल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है कि क्या उनके लिए अभी भी ये एस्पिरेशन है, मतलब हमें मिलेगी ये चीज़ें। तो कुछ मतलब इन्होंने एजेंसीज बताई हैं गवर्नमेंट की जो उनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, उनको यूटिलाइज करके हम एजुकेशन का जो पेनिट्रेशन है ऑनलाइन वाला बढ़ा सकते हैं। इन्होंने एक बताया रेडियो और एक बताया टेलीविज़न जो हम यूज़ करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो हम ब्रॉडकास्टिंग बहुत एरिया तक कवर है, नियर आउट 92% ऑफ द कंट्री जोग्राफिकल एरिया, कि बहुत दूर दूर तक रेडियो सुना जाता है। 99.19% पॉपुलेशन उसका यूटिलाइज करती है कि लोगों के पास ईजी एक्सेसिबल हो जाएगा वो चीज़। फिर इन्हें दूरदर्शन जो चैनल आता है, DD1 का चैनल आता है, तो फ्री मतलब चैनल स्टार्ट किए जाए एजुकेशन के लिए। तो दो इन्होंने बताया, एयर इंडिया और दूरदर्शन। इसके ज़रिए हम पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का, कि सबके पास एजुकेशन पहुंच जाए। कुछ उन्होंने फंक्शन बताया, 3 फंक्शन ऑफ द 2 एजेंसी अंडर द जो एक्ट है आपका प्रसार भारती जो एक्ट है उसके अंदर कुछ फंक्शन इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करने से एजुकेशन बढ़ जाना चाहिए। एक तो एजुकेशन ब्रॉडकास्ट क्लासेस 10th 11th 12th के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऑल इंडिया रेडियो पे भी और DD1 पे भी इन्होंने को रेशियो बताया कि ऑल इंडिया 1 पे ज़्यादा करना चाहिए, 4:1 रेशियो से। जैसे 4 घंटे आप रेडियो पे सुना रहे हो तो 1 घंटा आपको टेलीविज़न पे सुनाना है उस चीज़ को। तो इन्होंने कुछ ऐसा आइडिया बताया। और दूसरा क्या है इसके बेनिफिट है, रिड्यूस आवर टीचर। इससे क्या होगा, अगर आपने पूरे टीचर है, अब हर स्कूल का एक टीचर ऑनलाइन पढ़ाएगा, अब DD1 पे एक ही टीचर पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकता है, तो रिड्यूस फॉर द आवर टीचर, जो स्ट्रेस
फील कर रहे हैं आवर टीचर स्टूडेंट, वो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा और पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इवन हैवी ड्रेन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप देखो सबके घर में टीवी होगा मोस्टली, ठीक है, कलर नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा, टीवी होगा, रेडियो होगा, सबके घर में होगा। पर ऑनलाइन एजुकेशन आपको फ़ोन चाहिए, फ़ोन के बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन उसमें हर मंथली इसको रिचार्ज चाहिए। तो उससे जो ह्यूज ड्रेन हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम का, उसको आप बचा सकते हो इस चीज़ों का यूज़ करके। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड को ना रीओपन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, फीडबैक करना पड़ेगा, उनको भी मतलब ओपन करने पड़ेंगे अपने सिस्टम्स, उनको भी आगे आना पड़ेगा। इवन एनजीओ, यूनिवर्सिटी, इन सबको एक कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एक साथ आगे आना पड़ेगा इस चीज़ का पेनिट्रेशन बनाने के लिए। तो ये ने कुछ सजेशन बताया, कुछ सजेशन में हम आज अपनी पीडीएफ से पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अपनी पीडीएफ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू गवर्नेंस, पेपर 2 का ये क्वेश्चन आएगा, एजुकेशन से रिलेटेड आया गवर्नेंस का। शिफ्टिंग टू ई लर्निंग सिस्टम हैज स्पार्क ए डिबेट अबाउट वेदर इट मेड एजुकेशन मोर इंक्लूसिवली और वाइडर देन डिजिटल डिवाइड। तो मतलब क्या चीज़ हो रही है, कैसे पेनिट्रेशन बढ़ना है, इसमें आपको क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वे फॉरवर्ड में कैसे आप उसे कवर कर सकते हैं, कंक्लूसिव में आप अपना एक सजेशन देके उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये होता है 250 वर्ड का एक स्मार्ट आंसर। हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, कैसे होता है। फैसिलिटी ऑनलाइन एजुकेशन होती है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम स्टार्ट की कि 2026 तक बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। उसकी कॉस्ट मिशन की इतने करोड़ रखी गई है, स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, और मिशन की 60 करोड़ के आसपास 2026 तक 4 करोड़। ये अच्छा कदम है कि लोगों के पास टैबलेट और लैपटॉप हो गए तो वो आगे पढ़ सकेंगे। फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग आईटी मतलब आईसीटी फैसिलिटीज़। आईसीटी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली फैसिलिटीज़ है, मतलब कि कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी वाली फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाया जाएगा। वो क्या है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं डेवलप करने में, ट्रांसलेटिंग करने में डिजिटल कोर्सेज को। उसके लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चला जा रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखते हैं, गूगल क्लासरूम चल रहे हैं, एक स्वयं प्रभा पोर्टल चल रहा है, डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल चल रहे हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। फिर जो क्लासेस रीओपन होंगी उसके लिए भी सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन मेजर लिए गए हैं बिफोर द स्कूल रीओपनिंग, तो वो भी लिए गए हैं। जैसे कि आप वाटर की बेसिक फैसिलिटी हो, सैनिटेशन हाइजीन वॉश फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो, सैनिटाइजर की फैसिलिटी हो कॉलेज के अंदर, डिसइंफेक्टेड चीज़ों की, क्लीन मटेरियल इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रही है, अंडर द कंपोजिशन ग्रांट ऑफ द स्कूल। कुछ ग्रांट दिए गए हैं स्कूल को, इतने हज़ार करोड़ के, इतने लाख करोड़ के, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो ये कुछ ग्रांट्स है, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है। सैनिटेशन के लिए इतने दिया गया है, उसके बजट में ही प्रपोज किया गया है 55,000 करोड़ पर टू इक्विप गवर्नमेंट स्कूल। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उनको बढ़ावा देने के लिए आईसीटी टेक्नोलॉजी मतलब कि स्मार्ट क्लासेस डेवलप करने के लिए उन्हें भी पैसा दिया गया है। अब कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्टिंग करती हैं, जो अफेक्टिंग फैक्टर है ना ऑनलाइन एजुकेशन के इंडिया में, वो हमने एक चार्ट से समझेंगे। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। इसका बहुत बड़ा इशू है। अभी आप देखते हैं ऑफलाइन भी स्टडी चल रही है पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है। इवन आपने देखा होगा टीचर को यही नहीं पता है कि मतलब कि पढ़ाना क्या है। तो उसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी, सबसे पहले तो एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना है, ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो इशू आता है कि कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आप खुद बताओ, एक स्कूल है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफलाइन पढ़ाने का, ब्लैक बोर्ड है, ये है वो है, सब कुछ है, पर अब उसके कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन, अब एकदम से मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है ऑफलाइन से ऑनलाइन में। तो ठीक है, उसके लिए कॉस्ट मतलब पैसा लगाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तो उसका एक कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को हमें पैसा देना होगा। फिर यंग पॉपुलेशन, जैसे कुछ पॉपुलेशन होती है मतलब नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ दिया, तो उनको भी मतलब इंक्रीज करना होगा यंग पॉपुलेशन को भी पढ़ाने के लिए, उसके लिए। फिर डिस्पोजल इनकम, लोगों की इनकम ही डिस्पोजल इतनी कम है कि कोई 300 रुपये दिन के कमा रहे हैं, 400 रुपये दिन के कमा रहे हैं, महीने में 1,000 रुपये लोग कमा रहे हैं। वो इनकम का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो कैसे वो यूटिलाइज करेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब तक तो फ्री में भेज देते थे, स्कूल में पढ़ के आ जाते थे, इवन मिड डे मील में खाना भी मिल जाता था, प्रोटीन इनरिचमेंट में, न्यूट्रिशन इनरिचमेंट में हो जाता था। पर डिस्पोजल इनकम कम है तो कैसे ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेंगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, लैपटॉप देगी 4.2 करोड़ को, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, उसको और बढ़ा देना चाहिए। फिर स्मार्टफोन यूज़र बेसिस, मतलब स्मार्टफोन भी ज़्यादा डेवलप करने चाहिए, मेक इन इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में और डेवलप करने चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्सिडीज़ प्रोग्राम स्टार्ट कर देने चाहिए कि उन्हें सब्सिडी बेस पे स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा के वो फ़ोन ले सकते हैं। तो ऐसे
चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। फिर गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव जैसे स्वयं प्रभा पोर्टल हुआ, डायरेक्ट टू होम चैनल्स हुए, और भी चीज़ें हैं, उनको पेनिट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट डिजिटल आने चाहिए। और अब हम इन सब चीज़ों की यूटिलाइजेशन होगा, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट वे, तो आईटी सेक्टर इसमें आगे आएगा, इंजीनियर्स आएंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर्स आएंगे, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी मतलब कि बढ़ा देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या फेस है? फिर सोशल इनइक्वालिटी, भाई पैसा है तो पैसा है, गरीब है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। इतनी सोशल इक्वलिटी है, हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन इतने लोग हैं कि मतलब लोअर मिडिल क्लास और बिलो द पॉवर्टी लाइन वो एक्सेसिबल नहीं है इन चीज़ों के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल इनइक्वालिटी। मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, अब क्या हो गया आपने देखा, अब एजुकेशन एजुकेशन नहीं रही है, वो इकोनॉमिकल बेसिस हो गई है, मार्केटिंग बन गई है एजुकेशन। सब स्कूल खोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता स्कूल खोल रहे हैं, बिजनेसमैन स्कूल के, तो कॉमर्शलाइजेशन बना दिया तुमने एजुकेशन का, वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर आता है टेक्नोलॉजी का इशू। पुअर स्टूडेंट है, एक्सेसिबल नहीं है उसके पास ई सोर्स लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इशू आता है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, देखो आप ऑनलाइन पढ़ लोगे, मैं मतलब बहुत अच्छा पढ़ा देगा, वो आपको थ्योरी रटवा देगा, पर जो आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, लैब में जाते थे, इवन जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उनके लिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आप स्टडी मत करो, उसे प्रैक्टिकल बेस में आप समझा दो, तो उस जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उसका लैक हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ये चैलेंजेस है ऑनलाइन एजुकेशन के। फिर ट्रेडिशनल क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वे में स्कूल चलते थे, कॉलेज चलते थे, ठीक है ना, बच्चों को बैठा दिया, पढ़ा दिया, स्किल सिखा दी, ये कर गया, तो मतलब एक ट्रेडिशनल क्लासरूम था, उसको डेवलप करने में भी टाइम लगेगा। वे फॉरवर्ड में क्या बोला कि टेक्नोलॉजी को एक्सेस देना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर को इसमें आना चाहिए, इवन एनजीओ को भी इसमें बीच में आना चाहिए। कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना, जैसे ये कंपनी है, 3 साल तक इसने अच्छा प्रॉफिट कमाया और 5 करोड़ रुपए का इससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके 2% पैसा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्रीज होते हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। आप एक चीज़ याद रखना, जो पीएम केयर फंड था उसको भी मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला गया था, तभी उसको इतना पैसा मिला। कि इनको फुलफिल करना होता है कि 2% आपको, अगर जो 3 साल का प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको 2% पैसा इस CSR फंड में देना होगा, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। The definition of right to education need to expand, promote the online education। अभी right to education क्या बोलती है, आपको पढ़ाना है, उसमें ये नहीं लिखा पर्टिकुलरली ऑनलाइन एजुकेशन भी right to education में हमें डाल देना चाहिए, ये भी एक इशू है। ट्रेडिशनल क्लासेस ऑर्गेनाइज शुड बी गिव अप टू ऑनलाइन एजुकेशन। ट्रेडिशनल बेस्ड क्लासेस चलती, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक होती थी, मास्टर पढ़ा देता था, अब उसको क्या कर देना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा डेवलप कर देना चाहिए। डीप रिफ्लेक्शन ऑन द सर्कम, जो है हमारा साइंटिफिक लिटरेसी, ये वो सब उसमें आगे आना चाहिए। फिर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जो रिलेटेड है। देखो यहाँ पे आप 250-150 वर्ड का आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, पर मुझे कुछ और भी मिला, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो पहली चीज़ आती है वो आती है आपका जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, लोगों की जॉब चली गई, माइग्रेशन लेबर हो गया, जैसे जो दिल्ली में जॉब करते होंगे यहाँ से स्विच करके बिहार चले गए बच्चे, यहाँ पढ़ते होंगे तो स्कूल छूट गया। अकॉर्डिंग टू 2017-18 नेशनल सैम्पल सर्वे, वो सजेस्ट करता है लेस देन 50% रूरल हाउस होल्ड हैव इंटरनेट एंड 42% अर्बन। 42% देखो स्टूडेंट के लिए तो और भी कम होगा, ये तो वो दिखा रहा है जिनके पास पेनिट्रेशन है, उसमें तो बिजनेसमैन भी चलाते होंगे, उसमें तो फिर कोई मतलब मैं भी यूज़ करता हूँ, हर आदमी यूज़ करता, पेनिट्रेशन जितना है, और उसके बाद स्टूडेंट को कितनी सपोर्ट मिल रही है, तो इतना कम पेनिट्रेशन है, एक तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिए। ई लर्निंग सिस्टम स्पार्कली डिबेट में आया क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। अब डिजिटल एजुकेशन है क्या, आपको पता है कि डिजिटल एजुकेशन इनोवेटिव यूज़ ऑफ डिजिटल टूल, जो आपके डिजिटल टूल्स है इसको इनोवेटिव यूज़ करना, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग के लिए यूज़ करना उन्हें, टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, टेल बोलते हैं या ई लर्निंग बोल देते हैं इस चीज़ को, तो इसको बोलते हैं डिजिटल लर्निंग। तो यही सारी चीज़ें इसमें कोविड पेंडेमिक टाइम में इंटरप्टेड हुआ है क्लासरूम लर्निंग फ्रॉम एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम पहुंची है इतनी लंबी, ये जो ग्रीन वाली हैं ये थोड़ा, ये रेड वाली ठीक है, ये जो बिल्कुल कंट्री ब्राउन वाली हैं ये और भी खतरनाक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि पेनिट्रेशन को बढ़ावा देना है। फिर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया है कि जो इस ई लर्निंग को सपोर्ट किया है, तो हमारी गवर्नमेंट ने ई पीजी पाठशाला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, HRD नहीं रहा है, अब एजुकेशन हो गया, ये भी याद रखना, ई पाठशाला, स्वयं पोर्टल, और उसके बाद NEAT नीट एम टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, और भी मैंने ऊपर बताया पैसा दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद अदर इनिशिएटिव क्या, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, NPTEL, नेशनल नॉलेज नेटवर्क डेवलप किए गए हैं, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी बनाई गई हैं, ये सब चीज़ की है। फिर उसके बाद प्रज्ञाता,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या रिलीज गाइडलाइन की है, डिजिटल एजुकेशन टाइटल दिया है। जो डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइन जारी है उसके प्रज्ञता उसका नाम दिया गया है। उसमें क्या अंडर प्रज्ञता गाइडलाइन में क्या, ओनली 30 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइमिंग पर डे फॉर इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स एंड रिकमेंडेशन टू द जो किंडरगार्टन केजी स्कूल के, नर्सरी या प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को, देखो बच्चे हैं, प्रज्ञता में क्या है कि डिजिटल एजुकेशन की गाइडलाइंस दी गई है, उनके पेरेंट्स को 30 मिनट इंटरेक्शन करना है हर दिन कि आपके बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, आपको इतना फोकस रखना है, ऑनलाइन इंटरेक्शन देना है। स्कूल कैन बी लाइव ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम ऑफ 1.5 पर डे ऑफ, देखो बच्चे हैं ज़्यादा देर फ़ोन के सामने बैठेंगे, आई स्ट्रेन हो जाएगा, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी दुनिया भर की। तो 1.5 घंटा डेली 1 से 8वीं क्लास वालों को, 3 घंटे डेली 9 से 12वीं क्लास वालों को ऐसे स्कीम होनी चाहिए। अब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग में क्या क्या चीज़ें हुई, NPTEL जो मैंने प्रोजेक्ट बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इसमें बाय द 7 जो IITs हैं अपनी इंडिया की, जो IIT 7 IITs है अलॉन्ग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIS बेंगलोर है, उसको साथ में कोलैबोरेट करके काम करेंगे। क्रिएट ये इन 2003 में किया गया था, प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये 2003 में बना था, अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ, 2003 में बना था। इट एम टू हैव वेब वीडियो कोर्स इन इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग क्या था, इन सब ने मिलकर एक साथ स्टार्ट किया था, 2003 में किया था। इसमें क्या था, वीडियो और वेब बेस में इंजीनियरिंग साइंस और मैनेजमेंट की चीज़ों को प्रोवाइड करना। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी एज ए सिविल जो सर्वाइवर है, मतलब कि क्या क्या चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनलाइन एजुकेशन जो है आपके लिए, टीचर के लिए फ्लेक्सिबल है, टीचर आराम से घर में बैठ के पढ़ा रहा है, ठीक है, आप भी फ्लेक्सिबल होकर पढ़ रहे हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। ए वाइड रेंज ऑफ कोर्स, अब देखो इन द स्पेस वास्ट एंड वाइड इंटरनेट होता है, इन्फिनिटी स्किल सब्जेक्ट टू बी, मतलब टीचर एंड लर्निंग, तो वाइड रेंज है आपके पास कोर्सेज के, कुछ भी पढ़ सकते हो, तो एक वाइड रेंज आपको मिलती है ऑनलाइन एजुकेशन से। अब आप कॉलेज में जाओगे उसमें 10 ही कोर्स होते हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेज चलते हैं उसमें आप 100 कोर्स भी ऐड कर सकते हो। मोर कोस्ट इफेक्टिव देन द कन्वेंशनल लर्निंग, देखो एक तरफ प्रॉब्लम तो है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इंडिया के पास एकदम से चेंज करने के लिए ट्रेडिशनल से ऑनलाइन में। अगर एक बार ऑनलाइन में हो जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है स्टडी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चाहिए कि स्कूल में बच्चों को छोड़ के आना, लेके आना, उसके बाद बच्चों को मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना चाहिए, हमें स्कूल में फैसिलिटी चाहिए, सब चीज़ के लिए पैसा लगता था डेली बेसिस पे। फिर उसके लिए कर्मचारी चाहिए, वो पियोन चाहिए, उसके बच्चों पर ध्यान रखना, टीचर्स की वो चाहिए, तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता था। अभी आप एक चैनल स्टार्ट करके 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हो, पर क्लास में आप अलग अलग सेक्शन, अलग अलग टीचर चाहिए, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। तो उससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो। और हो जाएगी मतलब कि कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग जो लर्निंग है आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि आप बेस्ट जिस टाइम आपको लगे, आपको ड्रेस नहीं पहननी, शर्ट को इनशर्ट नहीं करना, शूज़ नहीं पहनने, तो आपको बेस्ट एक कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। अब कुछ इसके मतलब की प्रॉब्लम्स ही हैं, प्रॉब्लम्स मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, नीचे भी। लैक ऑफ हेल्थ लर्निंग इन्वायरमेंट, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द क्लास इंटरेक्शन, बोर्डिंग ऑफ आइडिया, मतलब ब्रॉडिंग ऑफ आइडिया, फ्री फ्लोइंग ओपन डिस्कशन, यही नहीं है। एजुकेशन लर्न मोर फॉर ईच अदर, मतलब हमें क्या चीज़ सिखाती है, कलेक्टिविटी, टास्क और थिंकिंग टुगेदर, एक साथ चलने के लिए। एजुकेशन गोज ऑनलाइन स्टार्टिंग स्क्रीन प्रिवेंशन देन यूज टू माइंड देयर माइंड, एक्टिंग रिमोट रिसेप्टर, मतलब चीज़ें, बीम आती है, लाइट आती है, हार्मफुल रिफ्लेक्ट होती हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन नहीं है, ऊपर ही बता चुका हूँ। फिर और भी राइट टू एजुकेशन में जो ऑनलाइन की बात नहीं की है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट टॉक अबाउट द डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्टिंग विद द राइट टू एजुकेशन, जिसमें बात की गई है राइट टू एजुकेशन की, मतलब कि ऑनलाइन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पर राइट टू एजुकेशन जो आपका आर्टिकल है उसमें मेंशन ही नहीं है। फिर हेल्थ एंड आई इशू, बच्चे जरा से बच्चों भी इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे ना, नेक में दर्द, बैक पेन में दर्द, बैठे रहने से, पोस्चर, क्योंकि स्कूल में क्या होता है आपको पीरियड्स के, मतलब जैसे आपका फर्स्ट डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, उसमें क्या होता है आपका हेल्थ पे भी ध्यान रखा जाता है, 2 पीरियड हुए रिसर्च हो जाता है, फिर उसमें क्या हुआ, फिर आपको एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं उसमें, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। अब हमने ऊपर पढ़ा था स्वयं एंड स्वयं प्रभा पोर्टल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये है क्या। अब ये चीज़ क्या है कि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी एजुकेशन है उसने रिव्यू किया नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वयं, स्वयं एंड 32 DTS टेलीविजन चैनल, इन्हें बोला स्वयं प्रभा। स्वयं में क्या बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन, स्वयं प्रभा में DTS चैनल बोले। जो ये चैनल्स होंगे ये रीजनल लैंग्वेज में होंगे, जितने भी स्वयं कोर्सेज होंगे या स्वयं प्रभा वीडियोस होंगी, ट्रांसलेटेड टू 10 रीजनल लैंग्वेज टाइम बाउंडेड मैनर में। एक्सेप्टेंसी स्वयं क्रेडिट किया, इट ऑल्सो बीन मतलब डिसाइडेड, जो UGC है, ऑल इंडिया काउंसिल है आपकी टेक्निकल एजुकेशन की, फॉलो
विद द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट स्वयं क्रेडिट। तो उन्हें कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे अगर आप अच्छा काम करते हैं इन सब चीज़ों में। यही से इनिशिएटिव टू द फैकल्टीज, एनकरेज द फैकल्टी टू प्रोवाइड मोर कोर्सेज अंदर स्वयं, जो इन फैकल्टीज होती है और आप पढ़ाई कराओ इन पोर्टल के अंदर तो बच्चे ईजिली एक्सेसिबल हो जाए। अब स्वयं की पर फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जो नए यूथ माइंड आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाना है। लॉन्च हुआ था 2017 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं स्वयं पोर्टल को जाके। स्किल कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। इंश्योर द एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री टू एक्सेस द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट द अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको दी जाएगी। और इसमें से मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ये नहीं कि इसमें एक ही कोर्स होगा, इसमें मासिव बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ये हो गया आपका स्वयं। अब स्वयं प्रभा क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, मतलब कि एजुकेशन ने 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल, अगर आप खोल के देखोगे डीटीएच चैनल देखोगे तो उसमें 24/7 भी आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो वही आपकी, जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो वो स्वयं प्रभा पोर्टल है। आप डीटीएच डीटीएच चैनल है तो आप जाके पढ़ सकते हो इन चैनल पे जाके। एम क्या है? क्वालिटी लर्निंग ऑफ रिसोर्सेज देना। चैनल यूजिंग GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा इन सब चीज़ों पर। अब इसमें यूजीसी का जिक्र है तो यूजीसी बता देता हूँ। 1953 में बनी थी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब पार्लियामेंट एक्ट 1956 से क्रिएट किया गया। ये कोऑर्डिनेशन करती है, डिटर्मिनेशन करती है, मेंटेनेंस करती है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ऑब्वियसली बात है न्यू दिल्ली के अंदर है। हम आते हैं अपना हिंदू के अंदर। तो ये जो न्यूज़ थी ये सारी एडिटोरियल से थी। उसके बाद हाई कोर्ट डिसमिस द FB एंड व्हाट्सएप PIL। अभी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया गया था चेक करेगी जो प्राइवेसी इशू है FB और व्हाट्सएप के अंदर, वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ के। तो इन्होंने क्या किया था, उसने उनके कुछ अगेंस्ट बोला होगा कॉम्पिटिशन कमीशन, तो इन्होंने फिर PIL लगाई हाई कोर्ट में, तो वो रिजेक्ट कर दी सारी। ये डाटा ऑफ शेयरिंग एंटी, मतलब कि कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं डाटा शेयरिंग से। इनके पास डाटा आ रहा है, ज़्यादा डाटा आ रहा है, तो एंटी कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। अब इंडोनेशिया का एक शिप था जो मिस हो गया था, उसका नाम बस याद रखना, KRI, आपका नगगाला करके नाम है इसका, ननगाला करके नाम है। तो ये क्या है? एक सबमरीन है जो मिस हो गई थी। इंडिया ने ज्वाइन किया है इसको सर्च प्रोग्राम। कहाँ पे ये गुम हो गया, सर्च इंडिया भी करेगा तो आपको रिसेंटली न्यूज़ आ जाए व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ए सबमराइन। आपको याद रखना है, सब सबमराइन है। आगे चलते हैं। फिर है कि आपको 18 से अबव है, 28 के बाद आप पोर्टल पे जाके जो कोविन पोर्टल है, कोविन जो पोर्टल है जिस पे आप वैक्सीन लगवाने के लिए उस पर रजिस्टर्ड करते हैं, तो आप जाके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो कोविन पोर्टल 18 से सबको, 28 से सबको वैक्सीन मिल जाएगी। ये है। फिर आती है दूसरी स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हिट 4 मिजोरम डिस्ट्रिक्ट। स्वाइन फ्लू, अभी तो कोरोना ही चल रहा था पेंडेमिक, स्वाइन फ्लू और आ गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ठीक है ना। तो बहुत लोगों की डेथ हुई थी इससे भी, तो ये दोबारा स्टार्ट होगा। स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ेंगे। अभी रेडी टू एक्सटेंड हेल्प टू इंडिया से चाइना। चाइना भी देखो बीच में आ गया, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन है। सब कंट्री को, सब स्टेट को, सब सिटीज़ को, सब ऑफिसर को एक साथ काम करना चाहिए। सब डॉक्टर को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसमैन हो गए, डॉक्टर हो गए, फिर आपका हेल्थ के, मतलब हेल्थ केयर पैरामिलिट्री स्टाफ हो गया, उसके बाद आपका म्यूनिसिपैलिटी वाले हो गए, सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा। तो चाइना भी इसमें बोल दिया है हम इंडिया की हेल्प करेंगे, ऑक्सीजन में, बेड्स में, इन सब में इंडिया की हेल्प करेंगे। फिर ITBP कोविड केयर सेंटर को रीओपन दोबारा किया जाएगा। आपने सुना होगा जब आप बाहर से आते थे वो ITBP कोविड केयर सेंटर बनाए गए, तो उसमें रखा जाता था, उनको दोबारा से ओपन किया जाएगा एक मास स्केल पे, क्योंकि एक हेल्थ इमरजेंसी है, ऐसा याद रखो। नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है अभी आती है, US विल कट इमिशन 52% बाय 2030। ऐसा बोला है, ऐसा कहाँ बोला? अभी एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है, किस चीज़ की मीटिंग चल रही है? लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ठीक है, वर्चुअली समिट चल रही है, जिसे होस्ट कर रहे हैं US, इसे होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सब कंट्री के अलग अलग मेंबर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक टारगेट नहीं है, इंडिया का कोई टारगेट नहीं है कार्बन न्यूट्रलिटी का। तो इंडिया को बोला गया कि सेट करो टारगेट। तो इंडिया ने क्या बोला कि हमने तो बहुत लेट, और ऑलरेडी हम मिनिमाइज फॉर्म में, मतलब बहुत कम अभी भी कर रहे हैं, कार्बन के इमिशन को बाहर बहुत कम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम एक डेवलपिंग स्टेज में, हम कट नहीं कर सकते उस चीज़ को। ऐसा इंडिया ने इशू उठाया कि हमारी जो डिस्पोजल इनकम है वो और कंट्री मुकाबले बहुत कम है।
जो एक क्राइटेरिया है मतलब कि डेवलपिंग और डेवलप कंट्री का, उसके हिसाब से जो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हमें बहुत डेवलप करना है, उसके लिए कार्बन इमिशन होगा हमसे, तो हम टारगेट फिक्स नहीं कर सकते, पर हम उसके पे काम करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? इंटरनेशनल सोलर लाइन से, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को डेवलप करेंगे, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। जैसे हमारे 450 हमारा टारगेट रखा है 2030 तक, हमने 175 टारगेट रखा है 2022 तक। इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को। फेमा स्कीम होगी आपकी एडॉप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो स्कीम है, फिर इन चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे। पर हम एकदम से ये नहीं बोल सकते टारगेट क्या है। और जो डेवलपिंग कंट्री है, अपने टारगेट सेट कर लिए, तो क्या बोला है कि 2030 तक 52% इमिशन कट कर देगा यूएस, ऐसा यूएस ने कमिटमेंट दिया है। लीडर समिट चल रही है ऑन क्लाइमेटिक और वर्चुअली चल रही है। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट, इसके ऊपर बात हो रही है। ये नॉन बाइंडिंग, आप याद रखना, पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट है वो नॉन बाइंडिंग है, ये भी आप याद रखना, ये लिखा हुआ है। ट्रंप ने इसे विड्रॉल कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से, बाइडन जी ने दोबारा इसमें आ गया और बाइडन जी ने साफ बोल दिया है हम इसमें पैसा भी देंगे, 100 बिलियन रुपीज़ कमिटमेंट फॉर ए डेवलप कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री। तो मैं आपको बताऊंगा ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है, जो पैसा दिया जाता है। उसके बाद और भी चीज़ें की गई, लिंक किया गया है कि क्लाइमेट जो एक्शन है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, वो जॉब को और इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। आप खुद सोचो ना, नई चीज़ें आएंगी, सोलर बनाने पड़ेंगे, सोलर सेल बनाने पड़ेंगे, सेल बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लगेगा, जॉब लगेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्योंकि आपका खुद सोचो, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी फोकस करोगे तो आपका जो क्रूड ऑयल जो आप मंगाते हो, फॉसिल फ्यूल्स जो मंगाते हो, उसका आपका इम्पोर्ट कम कर दोगे, उसका इम्पोर्ट कम कर दो, इकोनॉमिकल मतलब ग्रोथ हो जाएगी। और चीज़ें डेवलप करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें डेवलप करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो उसके लिए आपको जॉब चाहिए, तो जॉब और लगेंगी। तो क्या है, क्लाइमेटिकल चेंज जो एक्शन है लिंक करता है किस चीज़ से? जॉब से, क्लीन टेक्नोलॉजी जॉब से एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से। ये भी आप लिख सकते हो, बेटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। अभी आप बताना, कमेंट में बताना, जो आपका अभी अर्थ डे था तो उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम क्या थी, वो आप कमेंट में बताना। विद इन आवर क्लाइमेट रिस्पॉन्स लाइक टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजन टू जॉब क्रिएशन, जो मैंने आपको बताई दिया। फिर चाइना में क्या बोला है? चाइना ने बोला है, प्रेसिडेंट जिनपिंग उन्होंने क्या बोला है कि हम कार्बन जो पीक कार्बन इमिशन बिफोर, मतलब जो पीक है हमारे से हम कम कर देंगे बिफोर 2030 से, एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी ले आएंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है? देखो मैं आपको एक चीज़, कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया, जीरो कार्बन हो गया। जितना आप प्रोड्यूस करोगे, जैसे मैंने 100 रुपये का कार्बन प्रोड्यूस किया, इमिशन 100 रुपये किया, तो मेरी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी 100 होनी चाहिए। जैसे मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही खत्म कर रहा हूँ, इसे कार्बन न्यूट्रलिटी बोल देते हैं या नेट जीरो कार्बन बोल देते हैं इस चीज़ को। तो हम 2060 तक, चाइना ने क्या बोला है, हम कम कर देंगे। ऐसा हमारा टारगेट नहीं है, इंडिया का कोई टारगेट। इंडिया ने बोला हम कम करेंगे, पर हमारा भी कोई टारगेट ऐसा नहीं है। अब मोदी जी ने क्या बोला इसी रिस्पॉन्स में? मोदी जी ने वर्चुअली सबमिट की, बोल्ड स्टेप हम लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडिया, ग्रीन फाइनेंस एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फोकस करेंगे, इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड जो क्लीन एनर्जी एजेंडा है 2030 से पार्टनरशिप हम बनेंगे, हमारा मोबिलाइज करेंगे फाइनेंस टू स्पीड अप क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट। देखो हमारा कोई टारगेट नहीं आया, क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट में काम करेंगे, ग्रीन फाइनेंसिंग में काम करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में काम करेंगे, हम फोकस करेंगे 2 डिग्री जो टेम्परेचर रखना है। अगर ये 2 डिग्री टेम्परेचर लेगा ना, मोर अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हार्म, मतलब कि डिस्टोर होने के, एक्सटेंड होने के कगार पर आ जाएगी, और इतना टेम्परेचर बढ़ गया अकॉर्डिंग टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। एनसीडीडी मतलब जो नेशनल डेवलपमेंट आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसे डिफाइन करेंगे बाय ईच कंट्री टू हेल्प अचीव, सब कंट्रीज में पैसा देंगे अचीव करने पे जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो उसका कि आपको टेम्परेचर बिलो द 2 डिग्री रखना है, पर प्रीफेल क्या है कि रखा जाए 1.5 डिग्री से कम रखा जाए, 2 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। इंडिया टारगेट जो है 2030 तक जीडीपी इमिशन जो इंसेंटिसिटी है, जीडीपी इमिशन इंसेंटिसिटी है, वॉल्यूम ऑफ इमिशन पर यूनिट जो जीडीपी है हमारी, उसको 30-35% हम कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू 2005 के लेवल से। तो ये बोला है, हमने कोई कार्बन न्यूट्रलिटी की बात नहीं की है, हमने किया है जो हमारी वॉल्यूम है इमिशन करने की पर यूनिट ऑफ जीडीपी इमिशन, कार्बन इमिशन की, उसे हम कट कर देंगे 33% टू 35%। जो हमने किसके अकॉर्डिंग, बेस तो लोगे ना, किस बेस पे कम करोगे? हम 2005 बेस के लेवल पे हम कम कर देंगे। हमने ऐसा एक कमिटमेंट दिया है मोदी जी ने उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना डील ऑन द नेशनल इंटरेस्ट गो डाउन, तो ये हमारे लिए वार नहीं हुई। चाइना वो पूरा अपना वर्चस्व दिखाता है पैसिफिक ओशियन में, उधर चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इनका चीज़ें हैं, इनमें अभी अपने आप करेंगे। फिर रशिया ने यूक्रेन पे कहता है ये हमारा है, यूक्रेन कहता है ये तुम्हारा है। फिर अभी रिटेलर, अभी इसमें सारी चीज़ आपको क्या है, जो कोविड इम्पैक्ट आने वाला है, 82% जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके सर्वे कंडक्ट किया गया था, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है।
एक्सटेंट मतलब या तो ख़त्म हो जाएंगे बिजनेस, लोगों की जॉब चली जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो ये रहा, देखो इंक्रीज माइक्रो फाइनेंसिंग अनसिक्योर्ड एसएमएस लोन विल बी हिट, आपको खुद पता है। और अब हमारी इकोनॉमी वी शेप में थी, अब दोबारा से मतलब रिसेशन आ रहा है तो फिर नीचे जा रही है, फिर बाद में उठेगी तो डब्ल्यू शेप आ जाएगी। ये सारी चीज़ें, इस सब चीज़ों में ये आप पढ़ लेना कि इन्हें सजेशन दिया है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सजेशन दिया कि जो बैंकिंग आवर है उनको कम कर देना चाहिए, लोग ऑनलाइन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें। जो ऑनलाइन यूनो पोर्टल होता है एसबीआई का, डिफरेंट डिफरेंट बैंक के डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल है, और जो बिजनेस आ रहा है उन 10 सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कर देना चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग है मतलब उसे वर्क तो करते रहना चाहिए, पर जो पब्लिक के लिए बिजनेस आ रहे हैं मतलब आना जाना पैसे निकालने, उसे कम कर देना चाहिए। क्योंकि स्टाफ भी जो डिप्लॉय किए जाए, मैं और भी सजेशन बता सकता हूँ आपको, मतलब अल्टरनेटिव बेस पे स्टाफ, जैसे 100 बंदे हैं ऑफिस में, 50 दिन एक काम करो, 50 दिन एक काम करो, ऐसे आपको कर देना चाहिए, सबके पास स्ट्रेस ना आए। तो इन सब चीज़ों को यूटिलाइजेशन करके आप रोक सकते हैं, आप इस फैलाव को, इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो ये हिंदू की न्यूज़ थी। हम आते हैं अपने नोट्स पे, वहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ। पहले पढ़ाऊँगा ग्रीन क्लाइमेट फंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये क्या, इट मूव मे पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन 10 मिलियन जो पीपल आर लिविंग इन द कोस्टल लाइन। मैंने बोला ना, इम्पैक्ट किस पे आएगा, जो कोस्टल लाइन के पास में रहते हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मॉरिशस, सेचल्स, कोमोरोस, आपका रीयूनियन, इन आइलैंड पे इफेक्ट आएगा। इंडिया हैज किक्ड ऑफ USD 443 मिलियन प्रोजेक्ट टू बूस्ट क्लाइमेट रिसाइलेंस द 3 कोस्टल साइट ऑफ स्टेट जो हमारी है, विद द पार्टनरशिप ऑफ UNDP। UNDP के साथ पार्टनरशिप मिलकर जो हमारी कोस्टल स्टेट है, जैसे केरला हो गई, तमिलनाडु हो गई, देखो अपने केरला में कितनी जल्दी जल्दी फ्लड आ रहा है, वो क्लाइमेटिकल चेंज का इफेक्ट है, कितनी जल्दी फ्लड आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट को फंड कहाँ से मिलेगा, प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड में। अब इसमें पैसा कहाँ से आता है, मैंने बताया ना, जो डेवलप कंट्री होती हैं वो डेवलपिंग कंट्री को इस फंड के अंदर पैसा डालती हैं। ये फंड हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए, तो ये हेल्प करता है। 6 year projected to build the climate resilience livelihood 1.7 million people in आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। बहुत पुराना प्रोग्राम, इसको याद मत रखो, बस आपको यह ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। ये सेटअप हुआ था 2010 में अंडर द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन वो क्लाइमेट चेंज करके है ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म में चैनल करता है फंडिंग फ्रॉम डेवलप कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री, अलाउ देम टू मिटिगेट क्लाइमेटिकल चेंज। जो क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है उसे रोकने के लिए आपको काम करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, मतलब कि बाद में ना हो उस चीज़ का। हेल्प कैसे करता है, सपोर्ट करता है, प्रोजेक्ट कोई डेवलप करो, जैसे कोई ये सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई प्रोग्राम चला रहे हो, पॉलिसी, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्री की, जो करने में पार्टनरशिप उनके साथ करता है। इसका इनिशिएटिव क्या है कि सेंटर प्राइस करना है, इफेक्टिव राइजिंग में क्लाइमेटिकल फाइनेंस हमें 100 बिलियन राइज करना है बाय 2020। पर इसमें ट्रंप जी ने बाहर निकल गए थे, बाइडन जी आए, उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल मदद करेंगे अचीव करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हेल्प करता है, बस आपको याद रखना है किसके अंडर में आता है, कौन चलाता है इसे, ये आपको याद रखना है। बट हु विल गवर्न द फंड, कौन इस फंड को गवर्न करता है। द फंड इज गवर्न बाय द सर्वाइव बाय द बोर्ड, इसका एक बोर्ड होता है ना, वो इसे सर्वाइव करता है। ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है फंडिंग डिसीजन की, रिसीव द गाइडेंस की, जो होता है COP में होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, COP 18, COP 19 आपने पढ़ा होगा। फंड इज अकाउंटेबल टू एंड द फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ COP, जो सारी कंट्री बैठ के बात करती है, उसका एक बोर्ड होता है जो उसे रन करता है, ये रन करता है। फिर आता है, हम मैंने आपको बताया था वायरस, कौन सा बताया था आपको, स्वाइन फ्लू बताया था। उस वायरस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, स्वाइन फ्लू है क्या। अभी आपने रिसेंटली जुलाई में नाम सुना हुआ G4 फ्लू वायरस। अब ये क्या था G4 फ्लू वायरस, एक जैसे न्यू तरीके से इमर्ज हुआ है। कौन सा वायरस इमर्ज हुआ है, पेंडेमिक टाइम में चाइनीज पिग में वायरस मिला है G4 फ्लू वायरस। इसका नाम भी बाद में रिसर्च हुई, पता लगा ये भी एक तरह का H1N1 का स्ट्रेन है। तो H1N1 क्या, एक स्वाइन फ्लू है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी एक स्वाइन फ्लू है। तो इसका भी ये पेंडेमिक टाइम पे ट्रिगर हुआ था G4 फ्लू वायरस, चाइनीज पिग में। ये खाते ये चीज़ है, तो होगा इनके साथ भी ये चीज़, उल्टी तरह के एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को खाते हैं। तो उस पर G4 फ्लू वायरस क्या है रिलेटेड टू, ये भी एक तरह से H1N1 का ही स्ट्रेन है, और H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है, आप याद रखना। तो G4 स्ट्रेन क्या है, आइडेंटिफाई थ्रू द सर्विलांस इन इन्फ्लुएंजा वायरस इन द पिग 2011 में या 2018 में 10 मतलब कि प्रोविंसेस चाइना के अंदर ही दिखा था G4। इट ग्रो मतलब ग्रो एंड मल्टीपल इन द सेल्स द लाइन ऑफ ह्यूमन एयरवेज। इतना मत याद रखना, बस आपको ये याद रखना, इसकी पॉसिबिलिटी होती है बाइंडिंग हो जाना ह्यूमन के साथ रिएक्टर, लाइक जैसे शार्क कोविड कर रहा है ऐसे ही हो जाता है। इंडस्ट्री इन चाइना, हाउएवर इट नॉट क्लियर वेदर इट इज अ न्यू स्ट्रेन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू अनदर। जो ये जैसे ह्यूमन में तो चला जाएगा, पिग से ह्यूमन में तो चला जाएगा, पर ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, अभी इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो G4 फ्लू आपको याद रखना, ये भी तरह स्वाइन फ्लू है। अब फ्लू पेंडेमिक,
फ्लू पेंडेमिक कब होता है? जब पिग्स आर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द जनरेटर एंड द पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा, मतलब पेंडेमिक तरीके से फैल जाता है। तो ठीक है, हर्बर में प्लास्टिसाइड, ये सारी चीज़ें हैं। बस स्वाइन फ्लू के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये स्वाइन फ्लू क्या है? ये एक तरह से फ्लू है, मतलब कॉज है, मतलब H1N1 वायरस इसे बोलते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ये हो सकता है। स्वाइन फ्लू क्या करता है? वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पिग कॉज बाय द टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। जो स्वाइन फ्लू इज ए रेस्पिरेटरी डिसीज ऑफ पिग, जो उनकी रेस्पिरेटरी डिसीज है पिग के अंदर, कॉज बाय द टाइप ए इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है H1N1, इज कॉल्ड स्वाइन फ्लू। बट इट वॉज नॉन इन द पास्ट टू ऑकर इन द पीपल हु हैव बीन, मतलब विन इन सिटी टू द, उसके आसपास कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इंसानों के अंदर भी देखा गया। While humans are typically do not get infected by such, a virus is circulated among the pig when they do it called a variant influenza virus। तो WHO ने बोला भी है ये सब चीज़, इतने लोग इसके ग्लोबली अफेक्टेड हो चुके हैं, ट्रांसमिशन है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी है, शॉर्ट डिस्टेंस में पास पास में है तो क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने में पॉसिबिलिटी है ट्रांसमिशन की। सिम्टम्स क्या है? वही फीवर आना, कफ आना, खट्टा थूक आना, बॉडी एसेस में बॉडी पे निशान पड़ना, हेडेक होना, चिल फटेगी होना। अब ट्रीटमेंट क्या है? कि दवाई है रेमडेसिविर की तरह, मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं है रेमडेसिविर, वो इतने शॉर्ट टर्म कर देता है इलनेस को, बस पीरियड्स को शॉर्ट टर्म कर देता है। ये कुछ दवाई है, तो मैंने आपको बता दी। आपको क्या याद रखना है मैं आपको बता सकता हूँ। H1N1 याद रखना क्या है, ये स्वाइन फ्लू है। उसके बाद आपको क्या ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, G4 फ्लू वायरस क्या है, ये भी एक तरह का H1N1 है, और वो भी H1N1 क्या है, वो स्वाइन फ्लू है। तो ये आपको इतना याद रखना है। ये स्टार्टिंग हुआ है मिजोरम में, वो भी ऐसे ही है, नॉर्थ ईस्ट वाले यही सब खाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे इसका ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डेली बेसिस पे वहाँ पे हम आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।